XC इज 1/C ओमेगा, राइट। ठीक है, सब लोग कॉपी में डालो। LCR सीरीज प्लस रेजोनेंस, इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है ये। ठीक है, देखते ध्यान से। इनपुट हमने AC लगाया है, DC लगाया है? AC, राइट। ध्यान रखना, सब AC के सेंस में बात कर रहे हैं। सबको इंडक्टर दिख रहा है, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस। अगर सीरीज में, इस बात का क्या मतलब है? करंट सेम, परफेक्ट। सीरीज का फंडामेंटल मतलब क्या है? करंट पक्का सेम हो, ठीक है। अगर मैं इंडक्टर की बात कर रहा हूं तो वोल्टेज लीड करेगा या लैग करेगा? लीड। कितने एंगल से? तो ये डायग्राम दिख रहा है सबको? मैंने करंट से 90 डिग्री आगे बनाया VL, और VC क्या होगा? लैग करेगा। कितने एंगल से? 5/2, ठीक बात है। और रेजिस्टेंस में क्या था? दोनों सेम फेज में, यानी हाँ, फेज डिफरेंस 0। इसका जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में वोल्टेज होगा, राइट। मैंने बोला इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर LCR आ गया तो ये चैप्टर आ जाएगा। जैसे चैप्टर 3 में किरचॉफ कहता हूँ मैं, अगर किरचॉफ आता है तो चैप्टर 3 आराम से बन जाएगा। ये फेज डिफरेंस वाली बात सबको क्लियर है? क्या VL को हम IXL कह सकते हैं? ठीक बात बोली। VC को IXC, और इस VR को IR। जहां मैं VR लिख रहा हूं तो सबस्क्रिप्ट में R लिख रहा हूं, जिसका मतलब मैं वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं तीनों वोल्टेज एक साथ बना रहा हूं। क्या सबको VR दिख रहा है? VL एंड VC। VL और VC में कितना फेज डिफरेंस है? 180। दिख रहा है सबको? देखो ध्यान से, क्या VL और VC में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है? VL और VR में 90, और VC और VR में 90, बट VL और VC में 180। तो एग्जाम में पूछता है, तो अगर VL और VR पूछा तो कितना लिखोगे? 90। VL और VC में बताओ भाई? 180। और VC और VR में 90, ठीक बात है। तो VL और VC सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट। तो ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे? बिल्कुल सही। तो इसको ड्रॉ कर लिया तो मैं नेक्स्ट फिगर बनाऊं। सारी RMS वोल्टेज। मैंने बोला था जब भी कुछ मेंशन नहीं, इसका बाय डिफॉल्ट मतलब क्या लेना है? RMS। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज में बना रहा हूँ, स्लाइड देखना ध्यान से। अच्छा, एक इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की जरूरत नहीं पड़ती। अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर बोलेगा तभी लेंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती। अगर इंस्टेंटेनियस क्वेश्चन में पर्टिकुलर बोलेगा तो उसका फंक्शन ही बताएगा। जैसे मान लो तुमने लिखा है V = V0 sin ओमेगा t, और क्वेश्चन बोलता है फाइंड वोल्टेज एट t = 4 सेकेंड, तब वो इंस्टेंटेनियस वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। हो गया? ठीक है, ध्यान देना, मैंने अज्यूम करा है VL और VC में कौन बड़ा है?
वीएल, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, कोई भी बड़ा हो सकता है। सबको वी आर दिख रहा है, वीएल दिख रहा है और वीसी दिख रहा है। अगर मैं कहता हूँ वीएलसी, इसका क्या मतलब है? वीएलसी का मतलब एल और सी का इक्विवेलेंट वोल्टेज। ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? सबको क्लियर हुआ? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इसे सेपरेट कर दिया। तो क्या हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं इसमें? जो डायगोनल है, दिख रहा है सबको? ये हमारा कौन है? वी इनपुट। तो अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो वी किसके इक्वल होगा? अंडर रूट बेस स्क्वायर। बेस कौन है? वी आर। और परपेंडिकुलर कौन है? वी एल माइनस वी सी। तो इस पर न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में। वी का फॉर्मूला हो गया अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर। और ये सारी वैल्यूज कौन सी हैं? आर में से लिख लेना। ये सारी वैल्यूज हमने आर में से लिखी हैं। और इस वी का मतलब मैं कौन सा वोल्टेज लिखना चाह रहा हूँ? इनपुट। इक्वेशन 1 एज अ फॉर्मूला यूज होगा। हाँ, वी आर एम एस इनपुट है। क्या वी आर को आई आर कह सकते हैं? वी एल को आई एक्सएल, वी सी को आई एक्स सी। ये सारी वैल्यूज कौन सी हैं? आर एम एस, राइट। तो वी आर को मैंने लिख दिया है आई आर, वी एल को आई एक्सएल और वी सी को आई एक्स। वैसे ध्यान से देखना, मैंने इनपुट में लिखा है वी इक्वल टू आई जेड। ध्यान देना, मतलब मैं इस वी इनपुट को क्या लिखना चाहता हूँ? आई जेड। तो क्या आई कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा? बताओ भाई। तो जेड का फॉर्मूला क्या बन गया? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। जेड का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? इम्पिडेंस। हाँ, जेड को हम इम्पिडेंस कहते हैं। इसका मतलब क्या है क्या चीज है? कोई बता सकता है? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा हूँ। क्या इस जेड को हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? बताओ भाई। ठीक है, जेड का नेम है इम्पिडेंस, बट इसको मैं क्या बोलता हूँ? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये एज अ फॉर्मूला यूज होगा जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। क्या ट्रायंगल में हम tan फाई लगा सकते हैं? tan होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ, समझ में आ रहे हो? क्या लिखूं बताऊं? वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। और मेरी अजम्पशन ध्यान रखना, मैंने अज्यूम करा हुआ है कि वी एल क्या है? ग्रेटर देन वी सी। उल्टा भी हो सकता है। वी इनपुट है। यहाँ पर देखो मैंने ऐसा कुछ लिखा है एसी, इसका भी तो कुछ वोल्टेज होगा। ऐसा मान लो वी इक्वल टू 220 साइन 100 पाई टी, मैंने एग्जाम्पल लिखा। तो जो 220 वोल्ट है वो कौन है? जो ये 220 वोल्ट है ये हमारा वी इनपुट माना जाएगा। 220 नहीं, सॉरी 220 बाई रूट। 220 वी नॉट है क्या? तो अगर वी इनपुट चाहिए तो क्या लिखोगे? 220 बाई रूट। क्योंकि हम हमेशा आरएमएस वैल्यू लेते हैं, राइट।
तो 220 हमारा कौन है, मैक्सिमम, √2 से डिवाइड कर दो तो आरएमएस। इस पे भी क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पहले मैं चाहता हूँ सारे फॉर्मूले अच्छे से समझ लो सब लोग। पहला फॉर्मूला मैंने बताया, नेट वोल्टेज का फॉर्मूला है √VR² प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर। जिसको मैं नेट वोल्टेज कह रहा हूँ उसका मतलब क्या है, वो इनपुट वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू। दूसरा मैंने बोला जेड का फॉर्मूला क्या है, √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। जिसको मैं जेड कह रहा हूँ उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इम्पिडेंस। बट सेंस क्या है इसका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जैसे हमने VR को IR लिखा, VL को IXL लिखा, VC को IXC लिखा, वैसे V को मैंने IZ भी लिखा है क्या, तो मैंने देखा था V इक्वल टू IZ भी लिखा है मैंने। इस V इक्वल टू IZ में V कौन है, इनपुट की आरएमएस वैल्यू। जेड के ब्रैकेट में मैंने लिखा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसके ऊपर इम्पिडेंस, IMPEDANC, इम्पिडेंस। जैसे एक्सेल को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। वैसे जेड को क्या कहते हैं, इम्पिडेंस। एग्जाम में मान चलना ये आएगा श्योर। हाँ, पहला फॉर्मूला वोल्टेज का है, दूसरा फॉर्मूला इम्पिडेंस का है, तीसरा फॉर्मूला फाई का है, फेज डिफरेंस का। अगर नोट हो गया तो आगे बढ़े, हो गया सबका, ठीक है। तो क्या सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसा लिख दें, ठीक है, ये VR है, ऊपर वाला कौन था, VL माइनस VC, V एंड फाई। ये वोल्टेज की फॉर्म में था, राइट। अब मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ इम्पीडेंस ट्रायंगल, सिमिलर बनाऊंगा, देखना ध्यान से। क्या सबको R दिख रहा है, ध्यान देना, मैंने इस बार R लिखा है। परपेंडिकुलर क्या लिखूंगा, XL माइनस XC, और हाइपोटेनियस क्या होगा, Z। तो अभी जो हमने फॉर्मूला बनाया था tan फाई का क्या था, VL माइनस VC अपॉन VL। अब इस VL को क्या कह सकते हैं, 2 मिनट रुक जाते हैं भाई।
ठीक है, तो VL को मैं क्या लिख सकता हूँ, IXL, VC को IXC और VR को IR। तो क्या I कैंसिल आउट हो गया, ध्यान दो। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, XL माइनस XC/R। तो बेसिकली tan phi के दो फॉर्मूले बन गए क्या, वोल्टेज की फॉर्म में भी और रेजिस्टेंस के फॉर्म में भी। जो हमने VL ग्रेटर देन VC लिया है, इसमें कौन लीड करेगा, कोई बता सकता है। VL ग्रेटर देन VC में पहले ये देखो, क्या V और VR दिख रहा है, जिस डायरेक्शन में VR होगा क्या उसी डायरेक्शन में करंट होगी। तो मैं जानना चाहता हूँ अभी लीड कौन कर रहा है, V लीड करेगा, नोट करो, V लीड I/5। जो हमने डायग्राम बनाया उसमें हमने अज्यूम क्या करा था, VL इज ग्रेटर देन VC। तो क्या हमारा कुछ ऐसा बना था फिगर, ऊपर वाला हमारा कौन था, VL माइनस VC, और बेस कौन था, VR। तो जो नेट वोल्टेज है और जो नेट करंट उसमें क्या रिलेशन है, जिस डायरेक्शन में VR है क्या उसी डायरेक्शन में करंट होगी। तो मैं जानना चाहता हूँ नेट वोल्टेज और नेट करंट में कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज। तो वोल्टेज कब लीड करेगा, जब VL क्या हो, ग्रेटर देन VC और XL ग्रेटर देन XC। ध्यान देना इस बात पे, एग्जाम में उल्टा ही पूछ सकता है क्या, XC इज लेस देन, नहीं XC इज ग्रेटर देन XL, तब क्या होगा, तब मुझे लगता है ऐसा कुछ बनेगा। क्या तब कुछ ऐसा बनना चाहिए। ये सब बातें बुक में लिखी नहीं, बट एग्जाम में पूछता है, इसलिए ध्यान से देख लूं। ग्राफ में पूछेगा वो भी, इसमें नहीं पूछेगा। नेट करंट हमेशा VR के लॉन्ग होगा, नेट करंट हमेशा VR के लॉन्ग होगा, क्योंकि हमने बहुत क्लियरली पढ़ा था VR और I कैसे हैं, सेम फेज में, जिधर VR उधर ही I होगा। मैं बताना चाह रहा हूँ अगर VL ग्रेटर देन VC है तो वोल्टेज लीड करेगा, एंड VC ग्रेटर देन VL है तो करंट लीड करेगा। और क्या मैंने दो ट्रायंगल बनाए, ध्यान दो दोनों में क्या डिफरेंस है। जो फर्स्ट ट्रायंगल बनाया है उसमें कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज, और सेकंड वाले में कौन लीड कर रहा है, करंट। देखो लीड का वाला सर पा रहा हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज एंगल ज्यादा होगा। रुको मैं ग्राफ समझाता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ, सब नोटिस करना। दो ग्राफ बनाना चाहता हूँ मैं, इस ग्राफ से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, इससे ध्यान सुनना। पहले मैंने दिखाया Z कम हो रहा है, फिर Z क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। एक पर्टिकुलर वैल्यू जहाँ पे Z हमारा क्या हो गया है, मिनिमम, किसके इक्वल हुआ है, R। कोई बता सकता है कब होगा ऐसा, जब एक्सएल बराबर एक्स के होगा। बिल्कुल सही, फॉर्मूले से देखो, जेड आर के इक्वल कब होगा, जब एक्सएल इक्वल टू एक्स सी। सही बात है। और tan फाई किसके इक्वल होगा, बिल्कुल सही भाई, तुम कह रहे हो जेड किसके इक्वल है, आर के। जेड आर के इक्वल कब होगा, जब एक्सएल और एक्स इक्वल हो, और एक्सएल और एक्स इक्वल है तो tan फाई क्या हो जाएगा, जीरो। तो फाई क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब वोल्टेज और करंट कैसे हैं, सेम फेज में।
ये ध्यान से देखना, ऐसे बुक में लिखा हुआ नहीं है, एग्जाम में पूछेगा। हाँ मैं 2 ग्राफ बनाना चाहता हूँ, देखो दोनों में क्या बताना चाहता हूँ। हाँ दोनों ग्राफ बताता हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एलसीआर में जो z है क्या वो ओमेगा का फंक्शन है? एक्सएल इक्वल टू एक्सी पे क्या खास बात हो रही है देखो, क्या एक्सएल इक्वल टू एक्सी पे z मिनिमम हो रहा है? फॉर्मूले को देखो z वाले, एक्सएल और एक्सी को इक्वल डाल दो तो क्या हो जाएगा? किसी भी होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0। उस लॉजिक को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर एक्सएल और एक्सी इक्वल हो जाएंगे तो z हमारा क्या हो जाएगा? मिनिमम। इसका मतलब करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। और उस वक्त फाई क्या हो जाएगा? 0। z मिनिमम इक्वल टू आर, z मिनिमम। अब राइट वाले ग्राफ में 3 पॉइंट ले रहा हूँ, ध्यान से देखना क्या बताना चाह रहा हूँ। 1, 2 एंड 3। 2 पे क्या खास बात है? क्या पॉइंट 2 पे एक्सएल और एक्सी इक्वल है? अब अगर तुम पॉइंट 1 पे आ रहे हो तो 2 के कंपैरिजन में ओमेगा कम कर दिया, ज्यादा कर दिया? ओमेगा 1 ओमेगा 2 में क्या रिलेशन होगा? मुझे लगता है ओमेगा 1 ओमेगा 2 में क्या रिलेशन है? देखो ध्यान से, ग्राफ को देखो। तो ओमेगा 1 ज्यादा हो गया, कम हो गया? तो एक्सेल, अगर ओमेगा को कम करूंगा तो एक्सेल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा? ध्यान से पढ़ो बेटा, नहीं एग्जाम में बनेगा नहीं तुमसे क्वेश्चन। ये सब बातें मैं कह रहा हूँ बुक में नहीं लिखी, एग्जाम में ही पूछता है। कम होगा, देखो ध्यान से, बुक में मिलेगा नहीं, ढूंढना तुम। अगर पॉइंट 3 की बात करता हूँ, मतलब पॉइंट 3 राइट साइड में है, तो पॉइंट 3 पे अगर जाओगे तो ओमेगा 2 और ओमेगा 3 में क्या रिलेशन है? राइट में जाओगे तो ओमेगा बढ़ेगा। अगर ओमेगा बढ़ेगा तो एक्सेल और एक्सी में क्या रिलेशन है? ओमेगा बढ़ने पर एक्सेल बढ़ता है और एक्सी कम होता है। एक्सेल का फॉर्मूला क्या है? एल ओमेगा। तो ओमेगा ज्यादा तो एक्सेल ज्यादा, ओमेगा कम तो एक्सेल कम। तो अगर पॉइंट 2 से तुम लेफ्ट में जा रहे हो तो ओमेगा क्या कर रहे हो बेसिकली? हाँ हाँ, एक्सेल इक्वल टू एक्सी से था। तो पॉइंट 1 पे एक्सेल लीड कर रहा है या एक्सी लीड कर रहा है? एक्सी अगर ज्यादा है तो वोल्टेज लीड करेगा या करंट? देखो अभी पीछे बताया मैंने, देखो। तो मैं रुक जाते हैं। ये चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है, मैं कह रहा हूँ। और जो बात मैं बता रहा हूँ ये बुक में भी नहीं लिखी, सीधा एग्जाम में दिखती है। 2 मिनट वेट कर लेते हैं। ठीक है, इस ग्राफ को मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, उससे पहले मैं देखो 2 बातें बताना चाहता हूँ, ये क्लियर करते हैं कि तुमको वो आइडिया लगा या नहीं। एक केस क्या होगा,
VL ग्रेटर देन VC, दूसरा केस क्या होगा, VL लेस देन VC। ठीक है, अब देखना ध्यान से मैं सही बना रहा हूँ या नहीं। क्या सबको VR दिख रहा है? जिधर VR होगा उधर ही कौन है, I। VL दिख रहा है, VC दिख रहा है, VL और VC का रिजल्टेंट कौन होगा, VL माइनस VC। तो क्या नेट वोल्टेज ऐसा आएगा, तो क्या नेट वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है, सही है। अब दूसरा डायग्राम देखो जो मैं बनाना चाह रहा हूँ, देखना दोनों में डिफरेंस क्या है। क्या सबको VR दिख रहा है, जिधर VR है उसी डायरेक्शन में करंट है। VL दिख रहा है, VC दिख रहा है। इस बार क्या लगता है नेट वोल्टेज क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा या नहीं आएगा, बताओ भाई। क्या वो वोल्टेज VC माइनस VL होगा, देखो इसमें, इस बार VC बढ़ा तो VC माइनस VL करोगे। तो क्या नेट वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल दिख रहा है, मतलब मुझे लगता है तुम्हें ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा। कौन लीड कर रहा है, I लीड V बाई 5। और फर्स्ट डायग्राम में तुमको ऐसा दिखना चाहिए, फर्स्ट डायग्राम में कौन लीड कर रहा है, V लीड I। इन्हीं दोनों डायग्राम को मैं एक साथ मर्ज कर रहा हूँ क्या इस ग्राफ में। मैंने दो ग्राफ बनाए, Z वर्सेस ओमेगा एंड I वर्सेस ओमेगा। बुक में I वाला ग्राफ दिया है, Z वाला ग्राफ नहीं दिया है। तो Z वाला ग्राफ है, क्या उस ग्राफ में यू शेप जैसा कुछ बनाया है मैंने, तो उस यू शेप को अगर ध्यान से देखो तो पहले Z क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और बाद में Z क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आएगा। तो Z की जहां मिनिमम वैल्यू है, क्या मैंने लिखा, Z मिनिमम R होता है। इक्वेशन फर्स्ट से देखो, Z की मिनिमम वैल्यू R होगी और उसके लिए XL और XC को क्या होना पड़ेगा, बराबर। जब XL और XC इक्वल होगा तभी Z मिनिमम होगा। अगर Z मिनिमम है तो डेफिनेटली करंट क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। इसलिए जो सेकंड ग्राफ बनाया मैंने उसमें XL इक्वल टू XC पे क्या हो रहा है, करंट मैक्सिमम हो रहा है। अब मैंने तुमको समझाने के लिए 3 पॉइंट ले लिए, 1 2 एंड 3। 2 कौन सा पॉइंट है, पीक पर है क्या, जो पॉइंट 2 है वो कहाँ किस लाइन पर है, ग्राफ के पीक वाली लाइन पर लिया है मैंने। 1 कहाँ पे लिया है, लेफ्ट में, और 3 कहाँ लिया है, राइट में। पीक के राइट वाले पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूँ, 3। और पीक के लेफ्ट वाले पॉइंट को क्या बोल रहा हूँ मैं, 1। तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 में डेफिनेटली क्या रिलेशन होगा, सबसे कम ओमेगा 1 होगा, उससे ज्यादा ओमेगा 2 होगा, और सबसे ज्यादा कौन होगा। अब सही है, सही ना। एक्सेल किसके इक्वल होता है, ओमेगा। तो जो ओमेगा में रिलेशन वही एक्सेल में, XL1 XL2 और XL3 में क्या रिलेशन है, सबसे बड़ा कौन होगा, XL3। XC क्या होता है, 1/c ओमेगा। यानी XC ओमेगा के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स। इसका XC की वैल्यू 1 2 3 में सबसे बड़ी किसकी होगी, 1 पे, फिर कम होगी 2 पर, और सबसे कम कहाँ पे होगी, 3 पर। तो क्या मैंने पॉइंट 1 पे लिखा है, XL इज लेस देन XC। अगर XL छोटा है तो पक्का कौन लीड करेगा, करंट लीड करेगा। और पॉइंट 3 पे कौन ज्यादा है, पॉइंट 3 पे कौन ज्यादा है, XL या XC, XL ज्यादा है। जब XL ज्यादा होता है तो कौन लीड करता है, अगर XL ज्यादा होगा तो कौन लीड करना चाहिए, वोल्टेज लीड करना चाहिए। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, दोबारा करेंगे। पहले क्वेश्चन कराता हूँ इसके, इसको एक बार नोट कर लो, इस ग्राफ को दोबारा डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन कराता हूँ, उससे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आएगी ना तुम लोगों को। बट ये टिपिकल पार्ट है, जल्दी समझ में नहीं आता, और बुक में भी नहीं दिया, मैंने बोला ये फेज वाली बात एक्सप्लेन नहीं करते नॉर्मली लोग, डाउट रहता है बहुत। मैं कहना चाह रहा हूँ जो करंट का मैंने ग्राफ बनाया, क्या वो एक माउंटेन टाइप का ग्राफ है, उस माउंटेन की पीक पे क्या खास बात है,
आई मैक्सिमम है एंड एक्सएल इक्वल टू एक्सी एंड फाई इज 0, फेज डिफरेंस 0, इसका मतलब वोल्टेज और करंट सेम डायरेक्शन में। माउंटेन के राइट साइड में चले जाओगे तो कौन ज्यादा हो जाएगा, एक्सएल। माउंटेन के लेफ्ट में आ जाओगे तो एक्स। इतनी बात एटलीस्ट समझनी थी। वो अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां से क्लैरिटी आएगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एटलीस्ट ग्राफ का शेप तो याद रहेगा ना। आई का ग्राफ कैसा है, माउंटेन टाइप का, और जेड का ग्राफ है वैली टाइप का। शेप याद होना चाहिए, एग्जाम में ड्रॉ करने को भी आता है, और इन पे काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और जो इसका अगला टॉपिक है रेजोनेंस, वो इसी ग्राफ से चलेगा, इसलिए ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो फिर क्वेश्चन ट्राई करें इस पे हम। मैं क्वेश्चन इस पे करके दिखाता हूँ तो मैं अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, ये अंडरस्टैंडिंग वाली स्लाइड है, मैंने कहा ये मिलेगी नहीं बुक में। ठीक। मैंने तुम लोगों को डेरिवेशन की लिस्ट भेज दी थी ग्रुप पे, राइट? भेज दी, एक बार चेक कर लेना। तो चेक लिस्ट है भाई, सारी डेरिवेशन बैठ के बनाना एग्जाम से पहले, वो सारी। मैं देखता हूँ किसी ने टाइम मिलेगा तो मैं क्वेश्चंस की भी सारी चेकलिस्ट बना के दे दूंगा तुम्हें। चेकलिस्ट का ना समझते हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम से पहले सारी चीजें आनी चाहिए, तो एक एक करके चेक करते जाना। जो आता अच्छा है, जो नहीं आता उसको पढ़ना। सारा मैंने करा रखा है क्लास में, नोट से सारा मिल जाएगा। अपने ग्रुप पे भेज दी हो? मैंने ग्रुप पे भेजी, जहाँ तक मुझे याद है, एक बार देख लेना, नहीं भेजी तो दोबारा भेज दूंगा, बट आई थिंक मैंने भेज दी है। भेज दी, कर लेना, उससे एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। सारी लिस्ट बना दी मैंने। ठीक है, एक क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, एनसीईआरटी ओपन करो। अच्छा, एक क्वेश्चन कराता हूँ पहले, नहीं तो इसी पे टाइम निकल जाएगा। नोट करो, जल्दी से नोट करो। हो गया? मैं चाहता हूँ तुम लोग ट्राई करो, मैं करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, मैं थोड़ा सा डेटा चेंज कर रहा हूँ। क्या क्वेश्चन में 230 वोल्ट दिया हुआ है? मैं उसको कर रहा हूँ 240 वोल्ट, थोड़ा डेटा बदल दिया, ठीक है। तो 240 वोल्ट से मैं करके दिखा रहा हूँ, तुम लोग घर पे किससे ट्राई करना, 230 से, ठीक है। ठीक है, सब लोग एक बार देख लो क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है। क्या क्वेश्चन में एल गिवन है? अपने पास बुक है ना, मुझे डेटा बताना, मैं लिखता हूँ। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7.11। एल है हमारा 5 हेनरी, सी 80 माइक्रोफैराड, आर 40 ओम। डेटा देख लो सब लोग ध्यान से, फिर मैं कैलकुलेशन करूंगा, कंफ्यूजन होगी। और क्या गिवन है, वोल्टेज है 240 वोल्ट।
ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, क्या अभी मैंने ग्राफ में बताया था कहीं जेड मिनिमम कब होगा? जब एक्सेल क्या हो, जब एक्सेल इक्वल टू एक्सी होता है, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। एक्सेल इक्वल टू एक्सी क्या बोलते हैं? रेजोनेंस कंडीशन। एक्सेल को हम क्या ले सकते हैं? ओमेगा एन। ओमेगा के साथ सबस्क्रिप्ट मैंने आर क्यों लिखा है? रेजोनेंस, रेजोनेंस के लिए। एक्सी को मैं क्या ले सकता हूँ? 1/c ओमेगा। कौन सा ओमेगा? ओमेगा रेजोनेंस। तो यहाँ से ओमेगा रेजोनेंस कितना आएगा? 1/√LC। देख लो सब लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करो, देखो ओमेगा रेजोनेंस 1/√LC आ रहा है नहीं आ रहा? देख लो, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर LCR आ गया तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सबको रेजोनेंस कंडीशन समझ में आई क्या है? एक्सेल इक्वल टू एक्सी। रेजोनेंस क्या होता है वो अभी हमने डिस्कस नहीं करा है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव द सर्किट इन रेजोनेंस। तो क्या हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है? क्या करूं बताऊं? फॉर्मूला क्या हमारे पास ओमेगा का 1/√LC। एल कितना है? 5। और सी कितना है? 18 × 10⁻⁻6। तो क्या है 1000/20 बन जाएगा? देख लो ध्यान से, सही लिखा मैंने? अगर इस ओमेगा को चाहो तो ओपन कर सकते हो, 2πf भी कह सकते हो। एफ कितना आ जाएगा? 25/π। दोनों को फ्रिक्वेंसी कहते हैं। ओमेगा को एंगुलर फ्रिक्वेंसी कहते हैं और एफ को फ्रिक्वेंसी कहते हैं। दोनों निकाल दो, दोनों। ओमेगा को एंगुलर फ्रिक्वेंसी कहते हैं और एफ को फ्रिक्वेंसी कहते हैं। डाउट है, दोनों निकाल दो। सेकेंड पार्ट में क्या करोगे? बताओ भाई, सेकेंड पार्ट में क्या करूं? ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ सर्किट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल। रेजोनेंस हमने क्या देखा था? जेड किसके इक्वल होगा? आर। आर कितना था? 40। तो जेड भी 40 आ गया। अब करंट कैसे निकालूं? बताओ भाई, करंट किस फॉर्मूले से निकालोगे? इक्वल टू आई जेड लगाए। वी हमारा कितना है? 240। और ये 240 कौन सी वैल्यू है? आरएमएस। मेंशन नहीं करा ना, तो कौन सी वैल्यू है? आरएमएस। और जेड कितना है हमारा? जेड 40। तो आई आरएमएस कितना आ गया? 6 एम्पियर। आई नॉट कैसे निकालोगे? आई आरएमएस होता है I0/√2। तो आई नॉट कितना आ गया? 6√2। तो क्या 240 लेने से कुछ फायदा हुआ? कैलकुलेशन आसान। ध्यान दिया मैंने 240 क्यों लिया? इसलिए एग्जाम में ऐसे ही आएगा, 240 करके आएगा। बोर्ड में, स्कूल में 230। ठीक है, आगे बढ़े। मैंने आई आरएमएस निकालना सिखा दिया और आई नॉट निकालना सिखा दिया।
अब सी पार्ट में क्या पूछा है, डिटरमाइन द पोटेंशियल आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 एलिमेंट्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कह रहा है वीएल निकालो, वीसी निकालो और वीआर निकालो, और कौन सी वैल्यूज हैं आरएमएस। तो वी को क्या लिखोगे, वीएल को आई एक्सएल। आई कितना है तुम्हारा 6, आरएमएस में 6 आया था। अभी देखना कुछ खास बात होगी इसमें, आई 6 आया था ना, और एक्सएल को क्या लिखोगे एल ओमेगा, ओमेगा एल। ओमेगा कितना आया था 50 है ना, और एल कितना था 5, ये आ जाएगा 6 5 30, 1500 सही लिखा है। वैसे वीसी को क्या लिखोगे आई एक्स निकालो, तो कितना आता है, आई आर एम एस है 6, और एक्सी को तुम्हें क्या लिखना चाहिए 1/c ओमेगा। सी कितना था 80 माइक्रोफेरेड, और ओमेगा हमने कितना निकाला था 50, तो मुझे लगता है ये बन जाएगा 1000 इंटू 1000 अपॉन 6 इंटू 80 इंटू 50 कितना हो जाएगा 4000, 80 इंटू 50 4000 राइट। तो 3 0 कट जाएंगे, सॉरी यहाँ गड़बड़ होगी ना, 6 तो ऊपर होना चाहिए, नीचे क्यों लिखा मैंने, ऊपर होना चाहिए ना 6, ये करेक्शन है, 6 को ऊपर लिखो, 6 तो ऊपर था, ये बन जाएगा 6000 अपॉन 4, तो क्या 1500 आ गया। कुछ नोटिस करा, कुछ खास बात है, वीएल कितना आया 1500 और वीसी भी कितना आया 1500, तो क्या रेजोनेंस में हमने देखा था एक्सएल और एक्सी इक्वल है, रेजोनेंस की कंडीशन ही यही थी एक्सएल इक्वल टू एक्सी। क्या रेजोनेंस में ओमेगा होता है 1/√LC। अगर एक्सएल और एक्सी इक्वल हैं तो क्या वीएल और वीसी भी इक्वल आने चाहिए, आने चाहिए। अगर आ रहे हैं तो परफेक्ट, नहीं आ रहे तो कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है। वीआर का फॉर्मूला क्या होता है आई आर, आई हमारा कितना आया था 6 और आर कितना था 40, तो 240 वोल्ट। कुछ खास बात है इस 240 में, इनपुट के इक्वल आ गया है, नोटिस करो। रेजोनेंस में क्या खास बात होती है, वीएल और वीसी कैंसल आउट हो जाते हैं, और जस्ट जो भी इनपुट वोल्टेज होता है सारा का सारा रजिस्टर पे आ जाता है। और क्या पूछा है, डिटरमाइन द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप एंड शो दैट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एलसी कॉम्बिनेशन इज 0। तो इस पार्ट के लिए क्या लिखूंगा, मैं ऐसा फेजर बनाऊंगा, अब बताऊंगा वी आर कितना है मेरा 240, वी एल कितना है 1500, वी सी कितना है 1500। अब हम बोलेंगे वी एल और वी सी इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए वी एल सी कितना है 0। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग देता है, तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को तुम लोगों को जरूर सॉल्व करना चाहिए घर पे 230 वोल्ट लेकर। मैंने 240 समझ में आया क्यों करके दिखाया, कैलकुलेशन आसान हो जाए, जल्दी से समझ पाओ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब 230 से वेरीफाई करो, सॉल्व करो घर पे और उसका आंसर वेरीफाई करो, सिमिलर आंसर आएगा। डेटा थोड़ा सा बदल जाएगा तो आंसर के मतलब वैल्यूज थोड़ी सी बदल जाएंगी, बट लॉजिक यही रहेगा जो बताया। देखो determine the RMS potential drop across the 3 elements of circuit, show that potential drop across the LC combination is 0 at resonating frequency। क्योंकि और कोई फ्रिक्वेंसी में पता ही नहीं है। इसका अलग टॉपिक मैंने बोला बहुत ही मेन टॉपिक है, आगे जो मैं रेजोनेंस पढ़ाना चाहता हूँ वो इसी से चलेगा। तो आज 2 टॉपिक में पढ़ाना चाहता था बट एक ही पढ़ा पाया हूँ, एलसीआर सीरीज प्लस रेजोनेंस। अभी मैंने सिर्फ एलसीआर सीरीज पढ़ाया है, अगली क्लास में मैं फिर इन सब चीजों को दोबारा बताऊंगा। मैं चाहता हूँ बस अच्छे से देख करके आना, देख करके आओगे तो रेजोनेंस समझ में आएगा। रेजोनेंस वाला पार्ट थोड़ा टिपिकल है, ठीक है, इतना करो आज। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है।